Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपने रूटीन से अलग, क्योंकि मेरी क्लास, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको कि मेरी क्लास का जो डेट है वो आपका डे जो होता है वो होता है फ्राइडे एंड सैटरडे। लेकिन आज कुछ परेशानियों या कुछ दिक्कतों या कुछ कारणों की वजह से आज हम लोग यानी इस हफ्ते हम लोग आज से यानी बुधवार से लेकर शनिवार तक एक साथ जुड़े रहेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए आज कितना अच्छा मौका है, ये जिसे कहते नहीं, ये देखिए किस्मत है, भाग्य है, या जो भी कह सकते हैं आप, भगवान का आशीर्वाद है कि आज एक इतना बढ़िया त्यौहार जिसे मकर संक्रांति के नाम पर जाना जाता है। तो आज हम लोगों का जो त्यौहार है जिसे मकर संक्रांति के नाम पर जाना जाता है, आज वो है। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानते होंगे मकर संक्रांति के बारे में, ये वो दिन है, ये वो त्यौहार है, ये वो भौगोलिक प्रक्रिया है जिसमें सूरज जो अब तक कर्क रेखा पर हुआ करता था, मकर रेखा पर हुआ करता था, अब वो प्रवेश करेगा कर्क रेखा पर। यानी एक तरीके से ठंडक थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे करके अब आपका नया बढ़िया सा फर्स्ट क्लास जिसे कहते नहीं खेती पे तैयार हो जाएगी और अच्छे अच्छे फार्मिंग प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलने वाले हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि आज हम लोगों का आर्मी डे, यानी कि हम लोगों का आर्मी जिसे सेना दिवस कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद है इस आर्मी डे का, और साथ ही साथ सैल्यूट है उन सभी हमारे सैनिकों को जो कि बाउंड्री पर, जो कि बॉर्डर पर रहते हुए अपनी जान को असुरक्षा में डालकर हम सब लोगों को सुरक्षित रखते हैं ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए सैल्यूट बनता है, नमस्कार बनता है। तो उन लोगों को, सभी लोगों को, हम लोगों की ओर से और आपकी ओर से भी मैं उन सभी सैनिकों को नमस्कार और प्रणाम करना चाहूँगा। और अब हम लोग अपने जल्दी ही टॉपिक पर आ जाएं। आप लोग की ओर से कोई कह भी रहा है, नाम नहीं देख पाया, कि टॉपिक पर आ जाएं ऐसा जल्दी से। बिल्कुल टॉपिक पर आएंगे। टॉपिक क्या होता है? देखो बेटा, टॉपिक बहुत सारा है। टॉपिक तो ये भी है कि कभी आपसे भी पूछा जा सकता है कि आर्मी डे किस दिन मनाते हैं या मकर संक्रांति क्यों होती है ना? तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, टॉपिक तो सभी कुछ है, ठीक है। अच्छा, चौधरी साहब जी का क्वेश्चन है कि साहब लास्ट डायनेस्टी, अच्छा लास्ट रूलर, अरे बेटा बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लेते हो भाई। चाइना का अंतिम शासक, चाइना के नाम, लोगों का नाम ऐसे ही नहीं याद हो पाता है, आप हमसे पूछ रहे हो अंतिम राजा। तो बेटा अब ये तो बड़ा मुश्किल सवाल। हाँ, अंतिम डायनेस्टी का नाम मैं बता सकता हूं, वो हान डायनेस्टी है, ठीक है। अब रही बात राजा की, तो राजा का नाम बेटा देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हम उस राजा का नाम ले पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो पता नहीं कौन सा औंग चौंग मोंग नाम रखते हैं वो लोग भाई, तो उनके लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूंगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा, जैसा कि हम लोग आंसर करते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट पर इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी बड़ा मुश्किल है बेटा नाम ले पाना और याद रख पाना चाइना का, और उस इलाके के जितने भी आपके देश हैं उन सभी लोगों का नाम याद कर पाना बड़ा मुश्किल, टफेस्ट वर्क है ये, ठीक है। चलिए खैर, तो हम लोग अपनी बात कर रहे थे अपने उस आंदोलन को लेकर, अपने उस दौर को लेकर जो चला गया है भारत की आज़ादी को दिलाने के लिए। अगर याद होगा तो पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर, और हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने गोलमेज सम्मेलन को लेकर। उन्हीं दोनों के दौरान हमारी आपकी बात हुई थी कि यूरोप में एक अजीबोगरीब द्वंद्व शुरू होने जा रहा है, एक अजीबोगरीब लड़ाई शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत जर्मनी से होती दिखाई पड़ रही। जर्मनी जिसका चांसलर जो है हिटलर बन गया है, रुडोल्फ हिटलर, जिसने कि वन नेशन वन कंट्री वन लीडरशिप यानी वन मैन का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें एक देश, एक राष्ट्र और एक नेता की बात कही जा रही है। तो वैसे कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट देकर लोगों को इकट्ठा करना। देखिए जर्मनी की जो दशा है उसमें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ गया है, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं हिटलर को और आने वाली जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कैश करा ले जाएगा। जर्मनी की जो पोजीशन बन रही है, उसी दौरान नाजी पार्टी बनाई गई, उसी दौरान नाजी पार्टी को अब बड़ा बनाते हुए, और होता नहीं है को कुछ ऐसे मुद्दे जो छेड़े जाएं जो दिल को थोड़ा सा झंझोड़ते हैं। चूंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो समझौता किया था वो बहुत ही
जिसे कहते नहीं है जर्मनी के लोगों के लिए बड़े शर्मनाक और दर्दनाक है, तो उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं तारों को छेड़कर अब जर्मनी ने लोगों के, यानी हिटलर ने जर्मनी के लोगों के दिल और भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया है, और जिसके बदौलत अब वो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में बनता चला जा रहा है। इंजीनियरिंग सेक्टर में हम लोगों ने कहा था साहब ये जर्मनी कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर देश है। इंजीनियरिंग सेक्टर में ढेर सारे नई नई चीज़ें बनाना उनके कहीं ना कहीं बहुत उसमें उनका टेक्निकल पार्ट बहुत मजबूत दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसने अपनी वायुसेना को ताकतवर बना लिया है, इसीलिए उसने अपनी नेवल आर्मी को बहुत ताकतवर बना लिया। बिल्कुल सही बात प्रकाश जी कह रहे हैं, आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के रूप में दो अलग अलग डिवीजन हो गए थे। तो 1 सितंबर 1939 को ताकतवर हो चुके जर्मनी ने आक्रमण कर दिया है पोलैंड पर। पोलैंड एक ऐसा देश है जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश, लेकिन क्रूड ऑयल की अगर बात करें, कच्चे तेल की बात करें, तो उनके पास यूरोप का वो सबसे धनाढ्य देश है क्रूड ऑयल को लेकर। क्रूड ऑयल यानी कि आपका कच्चा तेल यानी कि तब से लेकर आज तक ऊर्जा की एक बहुत बड़ी ताकत। तो उस पर कब्जा कर लेंगे तो दुनिया को जीतने में कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं होने जा रही है। इसीलिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके सबसे पहले उस क्रूड ऑयल पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश की है। चूंकि पोलैंड का जो दोस्ताना रिश्ता है वो इंग्लैंड के साथ है, और इंग्लैंड वो देश है जिसने कहीं ना कहीं पूरे दुनिया पर अपनी कॉलोनीज बना रखी हैं। तो ये लड़ाई जो है वो कई अलग मायनों में बढ़ती चली जा रही है। आने वाले समय में ये कॉलोनिज्म सिस्टम को कोलैप्स कर देगा, यानी कि उपनिवेशवाद को खत्म करने की ओर चल रहा है। और अब जर्मनी एक नए उपनिवेशवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर दूर बैठा हुआ देश जिसे हम लोग यूएसए के नाम पर जानते हैं, वो भी दूर बैठे इस पूरे तमाशे को देख रहा है कि जैसे जैसे ये आपस में लड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम दुनिया के ताकतवर देश के रूप में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को देखकर दुनिया की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कर दिया स्टार्ट है आकांक्षा जी, मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब इस चीज की तैयारी चल रही है और वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। पोलैंड पर हुए इस आक्रमण का जवाब देने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस, ये दोनों कभी दुश्मन देश हुआ करते थे, लेकिन जब एक नया तीसरा देश दुश्मन बन गया है तो फिर इन दोनों ने मिलकर हाथ मिलाते हुए अब इस जर्मनी पर काउंटर अटैक करने की बात कही है और एक नोटिस जारी कर दिया है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पोलैंड को खाली कर दे। जर्मनी ने इस बात को नकार दिया और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब पूरी दुनिया, यूरोप और यूरोप के अलावा और भी जो देश हैं जो कि इसमें धीरे धीरे शामिल होते जाएंगे वो इसमें शामिल हो गए। विशेष तौर पर इंग्लैंड तो शामिल है ही है। अब भारत जैसे देश को शामिल किया जा रहा है इस लड़ाई के लिए, और इस लड़ाई में जब भारत के सैनिकों का प्रयोग किया जा रहा है तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा कहीं ना कहीं आपको जोड़ दिया गया है भारत को एक नया देश बनाते हुए, एक नया इस तरह से एक संघ का बनाते हुए घोषणा कर दी गई है। तो अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें हम लोग विंस्टन चर्चिल के नाम पर जानते हैं, तो चर्चिल के द्वारा इस विश्व युद्ध में भारत को लेकर पीडीएफ, राहुल कुमार, पीडीएफ बेटा हर बार लग जाती है। पीडीएफ जो है वो आपकी हर बार लगती है। अब आप ढूंढने में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं, आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ क्लास देने से पहले ही मैं वहां पर लगा के चला आता हूं, ठीक है। तो पीडीएफ आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, लगा हुआ है बेटा, सारे क्लास के पीडीएफ लगे हुए हैं। मैं तो जाकर देखता हूं, मुझे सारे के सारे के मिलते हैं, ठीक है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं ऑल द मोस्ट जो टॉपिक हैं वो तो आपके किताबों में लिखे हुए हैं। और फिर मैं कोशिश करता हूं आपको इतना कुछ बता दूं कि ताकि आपको कहीं पर किसी जगह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे साथ, आपके साथ होने वाली बातचीत के दौरान, क्लास के टॉपिक के डिस्कशन के दौरान मैं आपको इतने कंटेंट कॉन्सेप्ट वाइज दे देता हूं कि अगर आपको कहीं पर मेंस लिखना, कभी सिविल का भी मेंस लिखना पड़ जाए तो हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, आप उसे आसानी से लिख जाएंगे, बशर्ते हाँ मेरे कंटेंट को, मेरे टॉपिक को और मेरे सारे बातों को अगर आपने ध्यान रखा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे
कि भारत के लोगों को शामिल कर लिया गया है। अब भारत के लोगों को जब शामिल किया गया तो अब इसे दुनिया के पटल पर भी दिखाना है कि भारत अपने आप से, भारत के जो राजनेता हैं, भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो सब के सब अपनी ओर से लड़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ में है। इसीलिए अब उस सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से अब इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम विंस्टन चर्चिल है, जो आप लोग ने भी लिखकर भी दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, तो विंस्टन चर्चिल जी के द्वारा एक प्रस्ताव दिया जा रहा है भारत को लेकर, जो कि अगस्त के महीने में 8 अगस्त को, देखिए डेट भी लिखा हुआ है, 8 अगस्त 1940 को आया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है अगस्त प्रस्ताव। इसे अगस्त ऑफर के नाम पर जाना जाता है। वैसे भी भारत की अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें 1947 से पहले तक, तो अगस्त का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इस अगस्त के महीने में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की ढेर सारी घटनाएं घटी हैं, ढेर सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखा जाए तो अगस्त का महीना भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक। तो अब अगस्त ऑफर दिया गया, और जिस अगस्त ऑफर को लेने का काम किया गया, चूंकि प्रधानमंत्री जो चर्चिल हो गए हैं, लेकिन जो वायसरॉय है उनका नाम लॉर्ड लिनलिथगो है, तो लॉर्ड लिनलिथगो की ओर से यह प्रस्ताव अब दिया जा रहा है भारत को, जिसमें यह कहा गया जा रहा है, यह प्रस्ताव जो है उसके कुछ एक शब्द आपको बता दें कि अगर वर्ल्ड वॉर में भारत के नेता, विशेषकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टी, जो रियासतें हैं, उनके द्वारा अगर हमें समर्थन दिया जाता है, हमारे साथ वो मिलकर लड़ाई करते हैं, तो आने वाले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम लोग कहीं ना कहीं आपको डोमिनियन स्टेटस, भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दे देंगे। इस बात को कहा गया है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। एक बात, भारत का जो संविधान बनाना होगा, भारत के संविधान को बनाने में इंग्लिश कंट्री, इंग्लिश क्राउन जो है वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा ताकि उसको और अच्छा बनाया जा सके, जिसका एक छोटा सा प्रमाण 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को एक प्रलोभन के तौर पर बताया गया है, लेकिन भारत के नेताओं के द्वारा, खासकर कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है, मना कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव को मना कर दिया गया, और मना करने का जो कारण दिया गया वो ये बताया गया कि साहब, आप जिस डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, आप जिस औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे हो, औपनिवेशिक स्वराज का मतलब पूरी आजादी नहीं है, सरकार का, यानी कि अंग्रेजी सरकार का और भारत के लोगों का मिला जुला एक सरकार होगा, जिसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, विशेषकर आपका प्रधानमंत्री का पद, विशेषकर आपका वित्त मंत्रालय, विशेषकर आपका गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब कुछ इंग्लिश क्राउन के हाथ में होगा। बाकी बचे जो मंत्रालय होंगे वो भारत के लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, यानी मिला जुला, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से इंग्लिश क्राउन के प्रति अपने वचनबद्ध तरीके से काम को करेंगे। ये आपका डोमिनियन स्टेटस की परिभाषा रही है। तो अब इस बात को कहा गया, तो कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन सारी चीजों का अब इस बात को प्रस्ताव जब लाया गया तो उसे मना कर दिया गया है कि साहब, हम तो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके हैं, हम 1929 में ही फुल इंडिपेंडेंस की बात को लेकर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम अब पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, हमें पूरी आजादी चाहिए, हम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भी समर्थन नहीं दे पाएंगे, ठीक। तो इस सारी बात को कहा गया है, कांग्रेस की ओर से मना कर दिया गया। अब यह प्रस्ताव चला गया है मुस्लिम लीग की ओर से। मुस्लिम लीग को जो नेतृत्व दे रहे हैं वो है हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में 1940 के मार्च महीने के लाहौर में एक बात रखी है, जिसमें कहा गया कि उनको एक मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, और वो मुस्लिम राष्ट्र होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ये जो शब्द पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान शब्द का जो जनक है वो चौधरी रहमत अली बताए जाते हैं। अब आप हमें जल्दी से बता दीजिएगा कि चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द को अपने किस पैम्फलेट में सबसे पहली बार दिया गया है। सवाल फिर से सुन लीजिएगा, पाकिस्तान शब्द के जो जनक है, जिनका नाम चौधरी रहमत अली है, उनके द्वारा जो पाकिस्तान शब्द है वो किस पैम्फलेट के द्वारा
सबसे पहले दिया गया था, जहां पर इसको रखा गया है। अब ये जल्दी से आंसर करिएगा, कोशिश करिए, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, फिर मैं आंसर आपको बताऊंगा कि किस पैम्फलेट के द्वारा चौधरी रहमत अली ने इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक, अभी आप में से किसी ने पूछ लिया है हरिपुरा अधिवेशन। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ है, वो अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। हरिपुरा गुजरात में पड़ने वाला इलाका है, जहां इस अधिवेशन के अध्यक्ष एक नौजवान नेता जिनको हम लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जानते हैं, उनके द्वारा कहा गया है, रखा गया है। और 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, उसमें भी उनको अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। वो बात अलग रही है कि त्रिपुरी अधिवेशन से इस अधिवेशन में होने वाली बातचीत, इस अधिवेशन में होने वाले विवाद इतने बड़े रहे हैं कि जल्दी ही 1939 के ही साल में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ गया है। कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने एक नई पार्टी को बनाया था, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर जाना जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर उसकी शुरुआत कर दी है। देखिए, मेरे सवाल का आप लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले शुरुआत की है प्रकाश जी ने। देखिए, एक मैं नाम एक दो जो मुझे दिखाई पड़ जाते हैं मैं ले लेता हूं। ठीक, तो ऐसा कोई परेशान ना हो कि जैसे किसी का नाम छूट गया हो, जैसे शिव नारायण साहब हैं, आकाश जी हैं। ठीक है, तो मैं बेटा सबका नाम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने दिल पर मत लगाइएगा, आप सभी मेरे लिए बराबर हैं, आप सभी लोगों को मैं बराबर का सम्मान और प्यार देता हूं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैंने आपका या किसी एक का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे उस पंफलेट को जिसका नाम रखा गया है नाउ और नेवर, पेरिस फॉर एवर। बिल्कुल सही, आरिक्षा जी ने इस पूरे आंसर को दिया हुआ है। ठीक है, तो नाउ और नेवर, पेरिस फॉर एवर, ये वो पैम्फलेट है जिसमें सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया गया है। चौधरी रहमत अली के द्वारा इस पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद इकबाल को बताया गया, जिनको अल्लामा इकबाल के नाम पर जाना जाता है। अल्लामा इकबाल साहब ने इस बात को, यानी मोहम्मद इकबाल साहब ने इस बात का अब मोहम्मद अली जिन्ना से उल्लेख किया है। शुरुआत दौर की अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना इस पाकिस्तान के मांग को लेकर, पाकिस्तान शब्द को लेकर एग्री नहीं कर रहे थे। वो हमने आपसे बताया भी था कि वो एक दौर है जब मोहम्मद अली जिन्ना उन शख्स में से हैं जो कि एक इंडिया की बात करते हैं, जो कि हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन आगे चलकर इस शख्सियत ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और ये अपने आप को पाकिस्तान के फादर की तरह से बात करने लगे हैं। तो 1940 का लाहौर अधिवेशन जो कि मार्च महीने में हुआ, वहां पर राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान की मांग कर ली गई है। जब ये अगस्त प्रस्ताव लिलितगो के द्वारा अब मुस्लिम लीग के सामने प्रस्तुत किया गया है, तो मुस्लिम लीग के द्वारा अब ये कह दिया गया कि क्या आपके पास पाकिस्तान नाम का शब्द है? क्या आपके पास, अगर हम आपका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो क्या आफ्टर वॉर आप हमको एक नया देश देंगे जो कि मुसलमानों का देश होगा, जो कि पाकिस्तान नाम से जाना जाएगा? अब एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात आ गई। अब चूंकि लिलितगो, देखिए लिलितगो एक कर्मचारी है, एक अधिकारी है, वो अपनी ओर से कोई वादा तो कर नहीं सकता है। सरकार उसको जो कहेगी वो करेगा, उसका वो कर्तव्य बनता है। तो लिलितगो ऐसा कोई वादा कर नहीं पाते, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो अब मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया दोनों ओर से, यानी कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने मना कर दिया, मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना ने मना कर दिया। अब पूरी रिपोर्ट तैयार करके लिलितगो ने इस रिपोर्ट को आगे बढ़ा दिया। जब ये रिपोर्ट आगे बढ़ी तो फिर विंस्टन चर्चिल इस बात को लेकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा भारत के लोगों के लिए, बहुत कुछ उल्टा सीधा कांग्रेस के लिए बोला, बहुत कुछ उल्टा सीधा गांधी जी के लिए बोला। साथ ही साथ यहीं से उन्होंने एक अजीबोगरीब हथकंडा अपनाया है। हमारे देश का विभाजन कभी ना हुआ होता, जिन्ना मान गए होते, लेकिन ये विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने समय समय पर स्पून फीडिंग, जिसे कहते नहीं, चम्मच से खाना खिलाना छोटे बच्चों को, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को उस बंटवारे तक ले जाने वाला जो शख्स है वो आपके विंस्टन चर्चिल ही हैं, जो समय समय पर भड़काते रहे हैं और जिनके बातों के आवेश में आते हुए जिन्ना आने वाले समय में बात को न मानने को तैयार हुए, न समझने को तैयार हुए। खैर, वो अलग की बात रही। तो अब कुल मिलाकर अगस्त प्रस्ताव खारिज हो चुका है, अगस्त प्रस्ताव गिर चुका है, विश्व युद्ध उधर चल रहा है और भारत की राजनीति में एक नई बात चल रही है कि इस विश्व युद्ध का विरोध किया जाए। और भारत, वैसे भी देखिए, भारत का जो इंसान है, चाहे उस जमाने का रहा हो चाहे आज के ज़माने का रहा हो, तो हम सभी लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं।
जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मारपीट ये किसी समस्या का सॉल्यूशन तो नहीं बनता है, ये एक नई समस्या को जन्म देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस समस्या को दूर करने के लिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले हम सभी भारतीयों ने एक मामला तय किया है, और वो ये कि अब हम लोग इस विश्व युद्ध का विरोध करेंगे, और इस विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए एक नए आंदोलन की, एक नए सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम पर जाना जाता है। अब गांधी जी के द्वारा एक नया सत्याग्रह शुरू किया जा रहा है, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन में यानी बड़े रूप में कोई हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे, जलसा नहीं करेंगे, बड़ा विरोध नहीं करेंगे। जिसको लगता है व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग इस युद्ध का विरोध करना है, अंग्रेजी रवैये का विरोध करना है, तो वो प्रतीकात्मक रूप से इसका विरोध कर सकता है। तो ये एक प्रकार से सिंबॉलिक कैरेक्टर है, जो कि वर्ल्ड वॉर को लेकर और इंग्लिश का कंडीशन को लेकर विरोध करने की बात करता है। इस सत्याग्रह के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति चुने गए हैं, वो है आपके आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैं भी पूछ लेता हूं, फिर आंसर भी करते हैं हम लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया? इंडिविजुअल सत्याग्रह किस जगह से शुरू किया गया है? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। अब इसको जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से आंसर करिएगा कि किस जगह से शुरू किया गया है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, उनमें आप लोग एक बात कहते हैं कि साहब मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। अगर ऐसा है वास्तव में, तो फिर लाइक और शेयर का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको बढ़ाते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम लोग पहुंच सके। और सब्सक्राइब वाला भी बटन जो मैं लास्ट में आपसे कहता हूं, उसको भी दबाते रहिए, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम पर जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। चलिए, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। लता गुप्ता जी हैं, मोनू साहब हैं, बाबू मनीष हैं, ठीक है, स्नेहा जी हैं, दिलीप सिंह साहब हैं, मनीष हैं, नितिन हैं। लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया, बहुत सही आंसर दिया है। वो जगह आपकी पड़ती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आप में से कुछ लोगों ने भी आंसर दिया, बिल्कुल स्पेसिफिक प्लेस को लेकर दिया है, वो है पवनर। वो जगह पड़ती है पवनर, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ने वाला एक छोटा सा इलाका है, जहां से आचार्य विनोबा भावे के द्वारा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया है। आचार्य विनोबा भावे भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कि एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे हम लोग कहते हैं, वो हम लोगों का रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है। तो सबसे पहला बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति, जो महानुभाव हैं, वो भी हमारे आचार्य विनोबा भावे साहब हैं। और जिस रेमन मैग्सेसे को दिया गया था, वो जनसेवा के उद्देश्य से दिया गया है। वो जनसेवा था। आगे चलकर विनोबा भावे साहब ने एक आंदोलन चलाया है, जिसे भूदान आंदोलन के नाम पर जाना जाता है। यह जमींदारी प्रथा का विरोध करता है। भारत जो कि किसानों का देश है, भारत जो कि कृषकों का देश है, उसमें जमीन को कुछ मुट्ठियों में, कुछ हाथों में समेट कर मत रखिए। जिस देश के जो अधिकांश लोगों के पास जो योग्यता है, उस योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया। उस भूदान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, जिसे जनसेवा माना गया है, तो विनोबा भावे साहब को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2019 की अगर बात करें, अब ये करंट का क्वेश्चन आ गया, देखिए किस तरह से चीजों को जोड़ी जाती हैं आयोग के द्वारा। तो पूछा जाएगा आप लोगों से सवाल ये कि 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में किस भारतीय को दिया गया है, तो वो आपके रवीश कुमार जी हैं, जो कि एनडीटीवी से ताल्लुक रखते हैं। उनको पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो अलग अलग समय पे, जैसे अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली के केजरीवाल साहब हैं, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। और ये मिला था उनको उनके अच्छे काम के, वो ने जो प्रशासनिक तौर पर वो अच्छा काम करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। तो इसको जोड़कर रखिएगा, बहुत बढ़िया। यूवी साहब हैं, हमारे शिव नारायण जी हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, चीजों को कोरिलेट करते चलिएगा। जब चीजों को कोरिलेट कर लेंगे ना आप, तो फिर आपका भारत में कोई भी एग्जाम दें आप, चाहे रेलवे का दे, चाहे एसएससी का दे, चाहे बैंकिंग का दे, और इवन अगर आप सिविल का भी एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे क्वालिफाई कर ले जाएंगे आप लोग, क्योंकि आप जब चीजों को कोरिलेट कर ले जाएंगे।
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सारी बातों में कई कई बार होता है हम लोग कई व्यक्ति से, कई शख्सियत से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो हम लोग अपने व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। गलत है, उसको मत किया करिए। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जो होता है, जो बस स्टूडेंट है, वो अपनी बातों को रखता तो है, लेकिन वो इतना योग्य होता है कि उसे किस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी है, किस मैनर में अपनी बात को रखनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी देखिए बहुत काबिल लोग हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप सभी बहुत योग्य हैं। और आप जैसे स्टूडेंट को, जो मैं आपके बार बार ये आते रहते हैं जो कमेंट आते रहते हैं, उसको पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूं, प्राउड फील करता हूं कि मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए बहक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोशिश करें ऐसा बिल्कुल ना हो। यस, जयप्रकाश नारायण जी को भी मिला हुआ, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और आप सभी बहुत काबिल है, तो चीजों को जोड़कर रखें और आगे बढ़ाएं। हम लोग आ जाते हैं अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। तो पवनर से शुरू किया गया है और दूसरे सत्याग्रही जो हैं, और आप में से कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है, जैसे अंकुश कुमार जी ने भी आंसर दे दिया है। जो पहले सत्याग्रही हैं वो हमारे आचार्य विनोबा भावे हैं। जो आपके दूसरे सत्याग्रही हैं उनका भी नाम मैं यहीं पर लिख देता हूं, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपके दूसरे सत्याग्रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक। और तीसरे सत्याग्रही का भी नाम नोट कर लीजिएगा। एक तो आचार्य विनोबा भावे साहब हो गए, दूसरे जवाहरलाल नेहरू हो गए, और तीसरे हो गए हैं आपके ब्रह्मदत्त, ठीक है। ब्रह्मदत्त, जब भी आप स्टेट पीसीएस का पेपर दें या सिविल वगैरह का पेपर देंगे तो वहां पर तीसरे वाले शख्स का नाम जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। अब वो पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो तीनों आंसर आते हैं, हम तीनों आंसर कर देंगे। तो पहले विनोबा भावे साहब, दूसरे हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे हमारे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है ये साबरमती आश्रम, विनोबा भावे साहब और ब्रह्मदत्त साहब दोनों लोग साबरमती आश्रम में रहा करते थे और वहां पर वो रहकर गांधी जी के आदर्शों को और जो जनसेवा की भावना है उसे आगे बढ़ाने का काम किया करते थे, ठीक। अब इधर जल्दी इस आंदोलन को शुरू भी किया गया, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण इसे फिर वापस भी ले लिया गया है। और इस बीच अंग्रेजी सरकार, खासकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल महोदय, फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि भारत का एक समर्थन मिल जाए। एक बहुत बड़ा जनमानस है और भारत जो है धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़े नाम की तरह से उछलता जा रहा है, एक बड़ा नाम होता चला जा रहा है। और क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यही वो दौर है जब आपका एक बहुत बड़ा एक सेना बना दी गई है, जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया, जिसका नाम हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी के नाम पर जानते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी भी अब प्रवेश कर चुका है वर्ल्ड वॉर में। सुभाष चंद्र बोस, वैसे हमारा जो आज़ाद हिंद फौज है, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम पर जानते हैं, अब हमको एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिएगा, बाकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि INA आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी। ध्यान रखिएगा, ये आज़ाद हिंद फौज का आइडिया किसका था, ये नाम जल्दी से बता दीजिए। तो फिर से सवाल मैं दोहरा देता हूं, ये जो हमारा INA है, जो आजाद हिंद फौज है, ये किसके दिमाग की उपज थी, ये किस आदमी का आइडिया था, किस एक बहुत बड़े नेता का आइडिया था। अब हमको जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर भारत जो है वो एक इंटरनेशनल फेम का कंट्री बन चुका है। भारत की कंडीशन से कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने जा रहा है और यही वजह है कि भारत की राजनीति का प्रभाव पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर। इस बीच हुआ क्या है, देखिए, जैसे जैसे वह ये चलिए, दिलीप सिंह जी ने आंसर दे दिया, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह। चलिए, अलग अलग नाम दे रहे हैं आप सब लोग, बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, शाबाशी इस बात के लिए है, ठीक। अब आप में से जितने लोगों ने कैप्टन मोहन सिंह का नाम दिया है ना, वो सब लोग सही हैं। जो हमारा आजाद हिंद फौज है, ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है, ठीक है ना। था क्या, 1911-12 में रास बिहारी बोस साहब, जो लॉर्ड हार्डिंग बम केस में फंसे थे, वो जापान चले गए हैं। जापान जाकर भी उन्होंने अपनी भारत की आजादी की लड़ाई को छोड़ा नहीं है। इस दौरान, इस वर्ल्ड वॉर के दौरान, जो इंग्लैंड के भारतीय सैनिकों का जो एक जमावाड़ा युद्ध कर रहा था, वो पकड़ लिया गया है जापान की सेना के द्वारा,
जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह साहब, तो ये बंदी गृह में है। तो रास बिहारी बोस जापान की सरकार से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग जो भारतीय सैनिक हैं हमारे, हम लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे, आपकी ओर से लड़ाई करेंगे, भारत के लिए लड़ाई करेंगे। तो अब कैप्टन मोहन सिंह साहब से रास बिहारी घोष साहब ने मुलाकात की है और शुरुआत दौर में कैप्टन मोहन सिंह ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। लेकिन रास बिहारी बोस महोदय बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी थे, उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को एग्री कर लिया, उनके साथ के सैनिकों को एग्री कर लिया है। और वहीं पर फिर कैप्टन मोहन सिंह ने जब एक नया जमावाड़ा बना, जब एक नई सेना बनी, तो उसको नाम दे दिया गया आजाद हिंद फौज। तो सबसे पहला जो नाम आया है, सबसे पहला जो ये आइडिया आया है, ये कैप्टन मोहन सिंह का है। उधर जर्मनी के चांसलर हिटलर से मिलकर मदद मांगने के लिए पहुंचे सुभाष चंद्र बोस को जब मदद नहीं मिल पाई है, तो वो इटली होते हुए जापान चले गए हैं। जापान में जाकर इन लोगों से मुलाकात की है और अब कैप्टन मोहन सिंह ने पूरी की पूरी बागडोर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है, उनके हाथों सौंप दिया है। तो वो सेना भी अब आगे बढ़ रही है। जब इस तरह से इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की सेना भारत में घिर रही है चारों ओर से, तो अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जिन्हें विंस्टन चर्चिल कहा जाता है, उन्होंने अब भारत के राजनेताओं से बातचीत करने के सिलसिले में एक नया आयोग भेज दिया है। और उस आयोग को लीड कर रहे थे उस जमाने के एक बड़े नेता जिनका नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स है। इसीलिए इस आयोग को हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम पर जानते हैं। ठीक, देखिए हमने कई सारी चीजों को लिंक किया है एक साथ में, है ना। यही आपको भी सीखना है और अगर आप ये सीख ले जाएंगे और सीख जाएंगे, मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है आप ये सीख जाएंगे। बस जैसे ही आप ये कोरिलेट कर ले गए, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि कोई दुनिया का एग्जाम आपसे अछूता नहीं रह जाएगा, आप सब क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो अब हमारे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि वहां की पार्लियामेंट के एक मेंबर है, एक ऑनरेबल मेंबर है, और इनका एक अच्छा कद भी है और एक अच्छी पकड़ भी है राजनीति में। भारत में भी कई पॉलिटिशियन से इनका अच्छा संबंध बना हुआ है। इसीलिए अब भेजा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स को कि आप जाएं। स्टैफोर्ड क्रिप्स महोदय आते हैं 23 मार्च 1942 की बात है, आए और उन्होंने अब मुलाकात की है। उनकी पहली मुलाकात कांग्रेस के डेलीगेट से हो रही है, जिनमें हमारे गांधी जी है, जिनमें हमारे आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल है, आपके अबुल कलाम आजाद हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। ये पूरा 5 लोगों का समूह गया है जो मुलाकात करता है स्टैफोर्ड क्रिप्स से। और स्टैफोर्ड क्रिप्स अब जो प्रस्ताव रख रहे हैं, ये वही प्रस्ताव है जिसे कभी किसी जमाने में 1.5 साल पहले लिलितगो रख चुका था। आप हमारी मदद करें वर्ल्ड वॉर में, तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने का वायदा करते हैं अंग्रेजी सरकार की ओर से, हम आपके संविधान को बनाने में मदद करेंगे। आपको ये सारी बातें हुई। जब ये सारे प्रस्ताव दिए गए, इस सारी बातें दी गई, तो कांग्रेस के द्वारा मना कर दिया गया। अब बाहर आ चुके हैं, तो जब बाहर आ चुका कांग्रेस का डेलीगेट, तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों आया हुआ है और दोनों मीडिया के सदस्यों ने अब गांधी जी से पूछना शुरू किया है कि इसके बारे में आप बताएं क्या है। तो गांधी जी चूंकि भाई बड़े भी हैं, वो चूंकि पूरे डेलीगेट को लीड कर रहे हैं, तो गांधी जी ने बहुत ही छोटे शब्द में, एक छोटे से स्टेटमेंट में क्रिप्स मिशन में क्या बात हुई है उसे डिनाई करते हुए समझा दिया कि क्रिप्स मिशन एज अ पोस्ट एडिटेड चेक फॉर अस, यानी कि क्रिप्स मिशन हम लोगों के लिए अग्रिम तिथि में जारी किया हुआ चेक है। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, ढेर सारे एग्जामों में ये आपका पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा जाता है, तो क्रिप्स मिशन को कहा जाता है। पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा कहा गया है, तो इसे कहने का काम किया था हमारे महात्मा गांधी ने। और जब गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो वहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया गया, ये चेक उस बैंक ने जारी कर दिया है जो कि दिवालिया है। यानी ये वो चेक है जो कि दिवालिया बैंक के द्वारा दिया गया है, और दिवालिया बैंक जो चेक देगा उसका कोई खास मतलब तो है नहीं, क्योंकि वो तो पहले से अपने आप को कह रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं आपके लिए। तो जो प्रस्ताव है ये उस दिवालिया बैंक की तरह से प्रस्ताव है जिसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब क्रिप्स मिशन को मना कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। अब क्रिप्स मिशन की मुलाकात हो रही है 30 मार्च वाले दिन मुस्लिम लीग के लीडर, जिन्हें हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर जानते हैं। जिन्ना साहब ने तो रट लगा रखा है बिल्कुल तोते की तरह से, पी फॉर पाकिस्तान क्या है। अब चूंकि वही वाली बात है, अब ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव होकर आए हैं, तो कहां से उस बात का प्रस्ताव स्वीकार कर ले, कहां से हां बोल दे, कहां से ना बोल दे,
इसलिए क्रिप्स मिशन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। कुछ लोगों ने क्रिप्स मिशन का स्वागत किया है, जिनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, आपके तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। इन लोगों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा कि भाई अच्छा है और दोनों दलों को इसको स्वीकार करना चाहिए और अपना समर्थन दिया हुआ, लेकिन एक बड़ा जन समुदाय इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, फिर तुरंत ही अब भारत की राजनीति में एक नया उबाल और नया उछाल आता दिख रहा है, और उस उबाल और उछाल को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर जाना जाता है। हुआ ये कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से पहले और क्रिप्स मिशन के बीच में मार्च से लेकर अगस्त करीब 5 महीने का दौर हो जाएगा। इस दौरान थोड़ी सी डायलेमा की पोजीशन बनी है भारत की राजनीति में। कांग्रेस के अंदर की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये दो ऐसे नेता हैं जिनका ये कहना है कि हम लोगों को इस परिस्थिति में, जहां से इंग्लैंड को ढेर सारा हार का, पराजय का सामना करना पड़ रहा भारत के नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर, तो हम लोगों को अब इस नई परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार का समर्थन कर देना चाहिए, वर्ल्ड वॉर में उनका समर्थन कर देना चाहिए। ये हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अब समर्थन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ दूसरे नाम लिए जाए, जैसे खान अबुल कलाम आजाद साहब, खान अब्दुल गफ्फार खां, उनका यह कहना है कि नहीं साहब, कुछ भी हो जाए अंग्रेजों का समर्थन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और गांधी जी भी इसी विचार को और इसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं कि हम लोग अंग्रेजों का कोई भी समर्थन नहीं करेंगे। उसका कारण है, बिना कारण के, देखिए गांधी जी बिना कारण के कोई बात नहीं बोलते हैं। कारण ये, अभी मैंने कहा आपसे कि नॉर्थ ईस्ट में एक समस्या पैदा हो गई। वो समस्या ये कि नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेजी सरकार को कहीं ना कहीं, अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, तो यहां पे कई मोर्चों पे उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है और फिर वो आगे पीछे की ओर सरक रहे हैं। जैसे जैसे इंग्लिश आर्मी पीछे की ओर जाती है, जैसे जैसे वो उस इलाकों को जिसमें उनका अधिकार था वहां पर आग लगा देती है, वहां के लोगों को निकाल बाहर करती है, वहां की फैक्ट्रीज को तोड़ देती है, वहां के पुलों को बम लगाकर उड़ा देती है। यानी कि अब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो अपनी हार का जो झुंझलापन है, जो अपनी हार का गुस्सा है, वो वहां पर निकाल रहे हैं, जो वहां के इलाकों के आम लोगों से जुड़ा हुआ है। इस बात को लेकर गांधी जी बड़े नाराज हैं। इसी दौरान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आ जाए, इसी दौरान घटनाएं घट रही हैं। जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट से इंग्लिश कंपनी पीछे की ओर आ रही है, तो जापान और आजाद हिंद फौज आगे बढ़ रहा है। आजाद हिंद फौज और जापान जब आगे बढ़ रहा है, तो जापान का सहयोग लेकर आजाद हिंद फौज नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश कर रहा है और जापान चाइना में प्रवेश कर रहा है। चाइना ने इस कंडीशन में अब अंग्रेजी सरकार से मदद मांगी कि आप हमारे पोस्ट की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें और हम लोगों को समर्थन दें, यानी हम लोगों को सेना देकर मदद करने का काम करें। अब इंग्लैंड की हालत खुद खराब है कि हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, तुमको कहां से बचाएं। तो उन्होंने मना कर दिया, तुम्हारी जो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब इस तरह की बात आई तो फिर अच्छा, कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है रचना, कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, कमेंट वाले सेक्शन में डाल के पूछ लेना। तो कुल मिलाकर अब हमारे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव हो रहा है उसमें चाइना ने जब इंग्लैंड से अपनी बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब चाइना चला गया अमेरिका के पास, उसने अमेरिका से मदद मांगी है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया, जो भी इंग्लैंड के बंधनों से मुक्त होना चाह रहा है, जो कि हो नहीं पाया लेकिन वो भी चाह रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी चाइना का समर्थन कर दिया है। और अब अमेरिका ने इन दोनों देशों का कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त करते हुए अब इंग्लैंड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है। और उस प्रेशर की परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं भारत की अगर बात करें तो उधर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर तो पड़ ही रहा। भारत में जैसे जैसे ये पीछे की ओर आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अब परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं भारतीयों के लिहाज से। तो गांधी जी इस बात से हो गए हैं नाराज कि यार तुम हार रहे हो, हारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इतनी सारी जो दिक्कतें आप पैदा कर रहे हो भारतीयों के लिए, वो तो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हम आपका किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं कर सकते। यानी कांग्रेस के अंदर विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना है और नहीं करना है को लेकर बंटवारे की नौबत है।
अब गांधी जी को थोड़ा सा दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है नेहरू साहब के द्वारा और पटेल साहब के द्वारा। गांधी जी पूरे जिंदगी में पहली बार एक बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि देखो, जो तुम लोगों का कहना है कि अंग्रेजों का समर्थन कर दो, तो मैं अंग्रेजों की इस गतिविधि के बाद तो कोई समर्थन नहीं करूंगा और मैं तो अब अंग्रेजों के खिलाफ एक नया युद्ध शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम भी मैंने सोच लिया है और वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और अगर इस वर्तमान कांग्रेस को मेरे प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दिखाई पड़ती है, तो फिर मैं इस कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा अभी तत्काल प्रभाव से, और इस देश के बालू से, इस देश की मिट्टी से एक नया भारत खड़ा कर दूंगा, एक नया कांग्रेस खड़ा कर दूंगा, जो इस देश की आजादी की लड़ाई को उसके लक्ष्य तक लेकर चला जाएगा। अब तय तुम लोगों को करना है कि तुमको हमारे साथ आना है कि नहीं। मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है कि मेरे देश और मेरे देश के वासी, मेरे देश के निवासी मेरे साथ इस आंदोलन में मेरा समर्थन करेंगे। जैसे गांधी जी का यह स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आया है, तुरंत कांग्रेस के अंदर खलबली सी मच गई है। तुरंत ही नेहरू साहब का और पटेल साहब ने भी तुरंत बापू आप नाराज ना हो और ऐसा वैसा करके मामले को समझाने का कोशिश करना शुरू कर दिया है। और अब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने की बात कह दी है। देखिए, वैसे तो हम लोगों को आज ही पढ़ना, लेकिन अब चूंकि समय जो घड़ी की सुई दिखा रही है वो इस क्लास को समाप्त करने की बात कर रही है, तो आज हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं अपने आप को। कल हम लोग फिर एक बार मुलाकात करेंगे सुबह 11:15 बजे, यानी 11:15 पर। देखिए, इसीलिए मैंने थैंक यू का लेवल नहीं लगाया है, इस एक टॉपिक को आपके सामने स्क्रीन पर छोड़ दिया है, क्योंकि कल हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। तो आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं, घड़ी की सुइयां रोकने का इशारा कर रही हैं, और कल हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि आप में से कुछ बच्चे खिचड़ी खाने की बात कह रहे हैं, कुछ बच्चे अपना पापड़ खाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको उसमें देर नहीं करना चाहता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को मकर संक्रांति और भारतीय सेना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कल फिर से मुलाकात होगी और उस मुलाकात में खिचड़ी खाने के बाद की आने वाली ताजगी के साथ हम लोग अपने इस आंदोलन को पूरे जोर के साथ शुरू करेंगे और अंग्रेजों को बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.